नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपने सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम। जी हाँ, बात कर रही हूँ दस्तक, दिल की बात कलम से। आप सभी को रहता है इंतज़ार कि आज कौन मेहमान आने वाले हैं, दस्तक में कौन दे रहे हैं दस्तक, जो करेंगे दिल की बात भी और कलम से भी बात करते हैं। और आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में जो हमारे मेहमान होते हैं वो अपनी ख़ास पहचान बनाए हुए हैं, साहित्य के आसमान पर अपनी परवाज़ पर हैं और जीवन की उबड़ खाबड़ पगडंडियों पर चलते चलते अपने लिए खास रास्ते बनाते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं और कहते हैं कि जीवन बहता पानी है, हर एक की यहाँ कहानी है। तो हर साहित्यकार की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक दास्तां होती है जो वो अपनी ज़ुबानी हमें सुनाते हैं। और आप जानते हैं, एक आम आदमी से ख़ास बनने तक के सारे सफ़र पर हम यात्रा करते हैं, उनकी जीवन के पहलू जो उनके जीवन के होते हैं उन पर हम दृष्टि डालते हैं। वो खुद भी बहुत कुछ हमसे अपने अनुभव साझा करते हैं। और इस कड़ी में जो हमारी आज की मेहमान है, मैं उनसे आपको मिलवाने से पहले ज़रा उनके बारे में बता देती हूँ। आप नालागढ़ से आई हैं और नालागढ़ हिमाचल में पड़ता है और वहाँ से आप आई हैं हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में। और बात करें साहित्य की, आप साहित्य के लगभग तमाम विधाओं पर अपनी कलम चलाती हैं। कहानी है, कविता है, लेख, आलेख, लघु कथा, सभी विषयों पर। हाँ, और एक कव्वाली भी आप कहती हैं, तो कव्वाली भी लिखी है। और इसके अलावा सम्मानों की बात करें तो हिमाचल अकेडमी जो है, संस्कृत अकेडमी है या भाषा अकेडमी है, वहाँ से भी आप अलंकृत हैं, सम्मानित हैं। इसके अलावा ढेरों मान सम्मान आपकी झोली में है, क्योंकि उन पर हम बहुत विशेष रूप से बात करेंगे तो उनसे जो हमारा आज का साक्षात्कार है वो छोटा पड़ जाएगा। तो बातें बहुत सी करनी है और बहुत कुछ लिखा है, समय समय प्रकाशित होता रहता है उनका रचनाएं, लेख आलेख जो हैं अखबारों में और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। और इसके अलावा आप खुद कई साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, शहर की, ट्राई सिटी की और नॉर्थ इंडिया की मैं कहूँगी। और कुछ एक संस्थाओं की आप कोषाध्यक्ष हैं, मेंबर्स हैं और साहित्य जगत का जाना माना नाम है। और बात करें खुद के रोजगार की तो आपने कई सरकारी नौकरियां छोड़कर अपना खुद का स्कूल खोला है, यानी सेल्फ मेड विमेन है। तो देर कैसी, करवाते हैं आपकी मुलाकात हमारी आज की खास मेहमान सुमति सिंघल जी से। सुमति जी, आप जस्ट टीवी के प्रांगण में आए, आपने दस्तक दी, कदम रखे और हम जस्ट टीवी की ओर से आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। और आप साहित्यकार हैं और साहित्यकार जो होते हैं वो तो सरस्वती पुत्री होती हैं, माँ सरस्वती के पुत्र होते हैं जो साहित्य सृजन करते हैं। और साहित्य सृजन, दरअसल मैं ये मानती हूँ कि साहित्यकार ना हो तो समाज में अध्यात्मन हो चाहे मनोवैज्ञानिक स्तर हो, समाज का जितना भी बेड़ा उठा रखा होता है, अच्छे बुरे का समय समय पर जो समझाते रहते हैं, आंकलन करते हैं, संचालित करते हैं समाज को, वो साहित्यकार ही होते हैं जो समाज को आईना दिखाते हैं। और आप एक अच्छी साहित्यकार हैं, हमें पता है, लेकिन आज हम आपसे बहुत कुछ सुनेंगे आपके साहित्य सृजन के अलावा और जानेंगे आपको और करीब से। तो नालागढ़ हिमाचल से हैं आप, तो वहाँ से आप आए हैं, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जो वातावरण है, जाहिर सी बात है प्रकृति सौंदर्य होगा, तो कैसा है वहाँ का यदि हिसाब किताब? प्राकृतिक सौंदर्य की बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक सौंदर्य तो वहाँ पर आप चारों कह तरफ सकते पहाड़ हैं है। कि ईश्वर की कृपा है प्रकृति के सौंदर्य के लेकर के। हाँ, आज से पहले अब तो नालागढ़ में बहुत विकास हो गया है। इससे पहले काफ़ी विचारों में एक अंधविश्वास था काफ़ी, और विचार उतने बौद्धिक रूप से इतना विकसित नहीं था। आज उसमें काफ़ी विकास हुआ है नालागढ़ के क्षेत्र में। वहाँ पे बहुत लोग पढ़े लिखे बौद्धिक स्तर पर, जिसकी वजह से ही नालागढ़ साहित्य कला मंच का संचलन हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि प्राकृतिक सौंदर्य की गोद से हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं, हरियाली है, समतल भी है और सामने पहाड़ भी हैं। और तो प्राकृतिक कविताएं भी आपके लेखन का हिस्सा रही होंगी, सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य का। और तो मुझे ये बताइए कि जो
हिमाचल से आप हैं, तो आपकी भाषा में कहीं भी ना तो पंजाब नज़र आता है और ना हिमाचल नज़र आता है। तो इसमें जो हिंदी की जो संपुटता है, हिंदी का जो असर है, वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं झोल तो है और भी कुछ है रहस्य। क्योंकि जो पंजाबी बोलेगा वो कुछ न कुछ कहीं ना कोई पुट आ जाता हाँ आएगा ही, उसकी भाषा पटरी पे तो वो उतर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही है ना? कह रहे हैं आप। हाँ। जिस क्षेत्र से हम होते हैं उस क्षेत्र का जो है हाँ। उस पर पूरा अधिकार रहता है, उसका इम्पैक्ट रहता है। क्योंकि मैं नालागढ़ से, बेसिकली मैं गाजियाबाद से हूँ। मैं मेरे को तो पहले ही उत्तर लग रहा था ये पंजाबियत और ये हरियाणवी और हिमाचली की जो आंचलिकता है वो आपकी भाषा पे उसकी कोई छाप नहीं है। तो और हमारे घर में भी साहित्य का काफ़ी असर रहा है जी। हमारे घर में घरेलू लाइब्रेरी के तहत हाँ। सन 70 से हमारे घरेलू लाइब्रेरी हमारी योजना के अनुसार 300 रुपये, उस समय में 300 रुपये की हर महीने बुक्स आती थी, पुस्तकें। तो आपकी माताजी को मतलब कौन पढ़ता था पहले साहित्य? सभी पढ़ते थे हमारे। वैसे घर में पिताजी, साहित्यिक माहौल था? हाँ जी, शुरू से ही हमारे यहाँ मैगजीन्स बहुत आती थी, हर तरह की मैगजीन्स, बच्चों के लिए बच्चों के हिसाब की, बड़ों के लिए बड़ों के लेवल की, हर एक लेवल अलग अलग आता था। क्योंकि मेरी माताजी जो हैं वो रिटायर्ड प्रिंसिपल रही हैं। जी जी, फिर तो स्वाभाविक था। हाँ जी। और पिताजी? पिताजी डॉक्टर हैं, आई सर्जन। जी। तो इसलिए हमारे घर में पढ़ाई का बहुत माहौल था। तो जाहिर सी बात है कि साहित्य में रुचि होना तो कहीं ना कहीं वहीं से जुड़ाव शुरू होता है, जब घर में साहित्य होगा, बाल साहित्य होगा और साहित्य की पुस्तकें आएंगी तो जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट आपका होगा, पहले पढ़ने का होगा फिर लिखने का भी होगा। तो आपने लिखना कब शुरू किया? लिखना तो, डायरी लिखने का शौक तो मुझे शुरू से ही था, बचपन से आप कह सकते हैं। जी। और डायरी में क्या लिखते थे? डायरी में दिन प्रतिदिन की बातें, जो महसूस हुआ दिन में, कोई अच्छी बुरी बातें, सब तरह की। अच्छी थी तो अच्छी भी, मैं अपनी तरफ से भी जो गलत करती थी तो वो भी उसमें मेंशन करती थी। ये बहुत अच्छी बात है। और अच्छा बुरा सब उसके अंदर लिखा जाता था। तो ये पर वो डायरी, वो जो डायरी थी किसी के हाथ लगी कभी? अभी तक नहीं। अभी तक नहीं लगी? तो भाई बड़े कमाल की बात है कि लगने नहीं दी या लगी नहीं। क्या बात है। तो फिर कभी तो लगेगी आपके घर में किसी के हाथ हो, पता चलेगा कि एक लड़की, एक नव यौवन की दहलीज पर जिसने कदम रखा, फिर वो बेटी से बीवी बनी, बीवी से माँ बनी, और तमाम दौर की फिर डायरी के कुछ किस्से पन्ने आपके जो हैं आपके पास संचित हैं। बिल्कुल। बहुत खूब। और उसको आप आत्मकथा के रूप में भी कभी न कभी लेकर आ सकते हैं। कुछ पक्ष उसके ऐसे होंगे आत्मविभोर करने वाले, कुछ आत्मविभोर करने वाले हैं, कुछ उनसे सीखा है, कुछ उसके अपने जीवन के अपने जो मैंने बिता है जीवन मेरा, उसके अंदर के कुछ मैंने अपने संस्मरण भी मैंने कहानी के रूप में लिखे हैं। क्योंकि आत्मकथा जो भी हमारी डेली डायरी है उससे हम कुछ, हमारे अंश ऐसे होते हैं कि वो 2 पंक्तियां हमसे पूरा, एक तरह से पूरा ग्रंथ लिखवा सकती हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। कहते हैं कि एक शेर में पूरी जिंदगी का फलसफा होता है कि पंक्ति के, किसी भी गजल के 2 शेर होते हैं, दरअसल वो शेर नहीं होते, एक मुकम्मल शेर में एक पूरी कहानी, एक पूरी दास्तां होती है। और मुझे भी लगता है कि हर एक का जीवन एक ग्रंथ है। यदि हम हर किसी के जीवन को पढ़ें तो एक उपन्यास आराम से लिखा जा सकता है। क्या बात है, बहुत खूब। और हम आपसे आने वाले समय में उम्मीद भी करेंगे कि उपन्यास भी जल्द आए। और कविताएं आपने, जी, हमारी दुआएं हैं। और आपने लिखना जो है कब से शुरू किया था? ये तो आपकी रही डायरी की बात, लिखना कब से शुरू किया? जैसे शुरुआत में पहली कविता मैंने लिखी थी, मैं बॉम्बे जा रही थी 79 में। आपको पता उस समय बहुत लंबा पीरियड होता था ट्रेन के अंदर जाने में। सही बात। 36 घंटे लग जाते थे। तो जो पूरा ट्रेन था वो पूरा एक परिवार ही बन जाता था उस समय। सही बात है। सबके साथ इंटरेक्शन होती थी। तो उसी समय मैंने एक, मेरे पास कुछ था भी नहीं लिखने के लिए, शायद पर्स में एक रिसिप्ट सी थी, उसके पीछे ही लिखी वो मैंने कविता। अच्छा, पहली कविता। तो वो है आज आपके पास? हाँ, होगी जरूर, वो जरूर सुनेंगे। आप कैसे सोच सकते हैं कि आपसे बात करते करते हम कविताओं को कैसे भूल सकते हैं? ये कविताएं ही आपको यहाँ तक लाई हैं। जी बिल्कुल, कविता ही एक साहित्यकार की पहचान है। जी। तो अपने जीवन की सबसे पहली जो मैंने कविता लिखी है, गाड़ी और मनुष्य।
जी। गाड़ी का चलना चलकर फिर रुकना, हम्म। गाड़ी का चलना चलकर फिर रुकना, हर स्टेशन पर फेरी वालों का शोर। हम्म। क्या है ये सब? शायद जिंदगी पूरी या अधूरी, हम्म। कौन जान सका है। गाड़ी का चलना चलकर फिर रुकना, हर दृश्य का पीछे छूटते जाना। हम्म। क्या है ये सब? शायद आज़ादी, यही तो है जिंदगी की अपनी परिभाषा। क्या बात है। गाड़ी का चलना चलकर फिर रुकना, हम्म। डिब्बे में हर व्यक्ति की वो अनजानी नजरें। परिचित या परिचित, क्या है ये सब? हम्म। शायद अनजानापन, जैसे मृत्यु के प्रति मनुष्य। क्या बात है। और आप इतनी सारी कविताएं लेकर बैठी हैं, तो कविताओं के लिए फिर से एक और आग्रह करते हैं जी। एक ये कविता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी क्या मनोस्थिति होती है, वो क्या सोचता है हम्म। और वो कैसा फील करता है, जी। इसमें कोशिश की गई है। जी। माँ मैं अंडे में कितनी खुश थी। जैसे आजकल लड़कियों के काफ़ी समाज में उनको भ्रूण बहुत सारी हत्या? स्थितियों से, हाँ। हाँ जी, वैसे भी स्थितियों से जूझना पड़ता है। जी। कहीं बलात्कार है तो कहीं छेड़छाड़ है, हम्म। यौन शोषण है, ये लड़कियों के साथ बिल्कुल, लगातार चल रहा बिल्कुल। है। बेशक आज जो है लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, उसके बावजूद भी जी। तो वो अभिव्यक्ति है। जी। माँ मैं अंडे में कितनी खुश थी, हम्म। माँ मैं अंडे में कितनी खुश थी, मैं बाहर क्यों आई माँ, मैं बाहर क्यों आई माँ। ना समाज का डर था ना कपड़ों की ज़रूरत, न समाज का डर था न कपड़ों की ज़रूरत, कुछ नहीं था मेरे पास, मैं फिर भी बहुत खुश थी। मैं बाहर क्यों आई माँ। ना किसी की बात बुरी लगती थी, ना किसी का व्यवहार बुरा लगता था। मैं कितनी खुश थी तेरे आंचल में, मैं अंदर से बाहर क्यों आई माँ। ना उड़ने की कोशिश थी और ना फिर गिरने का डर था। मैं कितनी खुश थी माँ, काश मैं हमेशा तेरे आंचल में रह पाती। ना कोई डर ना कोई गम मुझे सताता, बस तू ही मेरी दुनिया होती माँ। आज तू मुझे कभी उदास ना होने देती, और तू मुझे कभी उदास ना होने देती, और मैं सोच सिमट जाती मैं तुझ में माँ, और ये सोच सिमट जाती मैं तुझ में माँ, काश मैं अंडे से बाहर आ ही ना होती। मैं अंडे की चार दीवारी में कितनी खुश थी माँ, काश मैं अंडे से बाहर आ ही ना होती। इसमें पेट को अंडा कहा है, हाँ जी। यानी हमारे जो गर्भ है, हाँ जी, गर्भावस्था में वो बाहर आके अपील कर रही है कि एक प्रश्न है कि बाहर की दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं है जितना कि अंदर सुरक्षित वो महसूस कर रही थी, और वो भी माँ के गर्भ में तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, क्योंकि जहाँ माँ होती है वहाँ वो अपने बच्चे पे कोई आँच आने ही नहीं देती। माँ का जो वजूद है, अस्तित्व है, बहुत खूबसूरत। और ये एक बेटी का सवाल है, समाज से सवाल है, बहुत खूब। और आप नाटक भी लिखते हैं और लघु कथाएं भी कही हैं, और तो नाटक को किस तरह से आप देखते हैं? नाटक कितने नाटक आपने लिखे हैं? नाटक तो काफ़ी लिखे हैं मैंने। जी। 7-8 कुछ नाटक है का आपके मैं, पास नाटक से संबंधित? हाँ आप थोड़ा बता सा दें। जी। नाटक से संबंधित जो है 7-8 नाटक का मैं लाई हूँ थोड़ा सा। जी। असल में जो हम समाज से चाहते हैं हम्म। और समाज में वो चीज़ नहीं दिखाई देती, तो उसको हमने बच्चों के द्वारा, क्योंकि वो नाटक जो लिखे हैं उनका मैंने मंचन भी करवाया है हमेशा, तो वो हमारे जो एक नालागढ़ बहुत छोटा सा एरिया है, जी। तो वहाँ पर जो राष्ट्रीय उत्सव होते हैं, जी। जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, इस तरह के जो होते हैं त्यौहार, जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, वो इकट्ठे मनाए जाते हैं एसडीएम के द्वारा। तो वहाँ पर हम ये प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों में इसका मैसेज जाता है। जी। तो इस तरह से हमने जो है, सबसे पहले मेरा एक नाटक लिखा था मैंने 96 में। नुक्कड़ नाटक भी आप करवाते हैं बच्चों से? हाँ जी। लिखते भी हैं खुद? हाँ जी। जी, ये बहुत बड़ी बात है। जी। तो अब जैसे हमने नाटक लिखे हैं जी। स्वर्ग और नरक, अच्छा। युगों में बदलता गुरु और शिष्य का संबंध, जी, ये विषय है नाटकों के विषय हैं। स्वर्ग और नरक। हाँ जी। जी। जंगल में चुनाव, जी। जागो भारत अब तो जागो, जी। टीवी बनाम नशा या टीवी मोबाइल, बना नशा, बिल्कुल बिल्कुल। नेता और जागरूकता, सुनामियों से घिरी पृथ्वी, जी।
कि इंसानों की गलतियों की सजा प्रकृति की व्यथा, जी, इसका एक बहुत जो खूबसूरत विषय है। जी। तो इस तरह के हमने विषय उठाए हैं। महंगाई, एक नशे पर जो है 96 में मैंने लिखा था सबसे पहला नाटक। जी। तो वो हमारा जिला स्तर पर गया था। जी। जिला स्तर पर ये बच्चों के द्वारा किया गया था, स्कूल के बच्चों के द्वारा। जिला स्तर पर सम्मानित हुए थे हाँ जी, बच्चे नाटक। हाँ जी। वो नाटक जो रहा। हाँ जी। जी। तो उसमें हमने ये दिखाया था कि कैसे लोग अंधविश्वास के पीछे रहते हैं, जैसे बाबा गुरु वो जादू दिखाते हैं, हाथ की सफाई होती है, तो उस हाथ की सफाई को हमने मंच पर दिखाया था कि जो बाबा हैं उनमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिनके प्रति आप प्रेरित होकर उनके पीछे लग जाते हैं। जी। उनके अंधविश्वास को समझिए, उस अंधविश्वास को उस नाटक के द्वारा दिखाया गया था। जी। जी। तो उसकी हमें काफ़ी सराहना मिली थी उस नाटक को लेकर के। जी, बहुत खूब। तो कुछ आप सुना रहे थे कि नाटक के बीच बीच में आप कुछ ऐसे अंश भी लिखते हैं, काव्यात्मक हाँ जी। तरीके से नाटक को बांधते हैं। हम है ना, नाटक को जो बांधते हैं वो सूत्रधार के द्वारा, सूत्रधार जो कहानी का सूत्रधार है, हाँ, प्रस्तुत कर रहा है, जिसकी आवाज में पूरा नाटक चलता है। जी, बाकी पात्र तो अपने अपने पात्र तो भूमिका निभाते हैं। तो हैं। सूत्रधार क्या कहता है आपका? सूत्रधार जैसे कि जी। अब मान लीजिए कि हमने इसमें लिखा है स्वर्ग और नरक वाला आप स्वर्ग नरक। जी। स्वर्ग नरक जो है असल में हमने वास्तव में नेताओं के ऊपर लिखा है। अच्छा, उनको नहीं छोड़ा। जो नेताओं के ऊपर कहा जा सकता है वो किसी और के ऊपर इतना कहा नहीं जा सकता। उसको आप सफेद भी कह सकते हैं। सफेद पोश भी कहते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल, सफेद पोश कहते हैं। जी। तो जो उनको उनकी सत्यता भी प्रकट करनी है, आईना दिखाना सही है। बात है। हाँ। तो आईना जो है वो नाटक के द्वारा साहित्यकार से बढ़ के कौन करेगा? जी। कह सकते हैं आप। साहित्यकार जो है वो तो समाज की नींव है ही। सही बात है। तो उन्होंने नाटक में हमने ये दिखाने का प्रयत्न किया है कि कैसे यमलोक में जाकर भी उनके साथ क्या होता है और वो कैसा महसूस करते हैं। अब जब एक नेता की मृत्यु हुई, जब वो गया यमलोक में, तो यमराज ने पूछा कि आप कौन से लोक में जाना चाहते हैं, स्वर्ग में या नरक में? अच्छा, नेता से पूछा। उन्होंने कहा मैं बिना देखे कैसे बताऊं अच्छा कि स्वर्ग में जाना या नरक में। वो भी चालाक था। उसने सीधा स्वर्ग नहीं बोला। अच्छा, तो उसने कहा पहले दिखाई दीजिए। हाँ। तो सबसे पहले दिन उसको नरक में लेके गए। नरक में बड़ा शानदार वातावरण, उसके दोस्त वो सब अपना सुरा और सुंदरी में डूबे हुए थे। स्वर्ग में गए होंगे? नरक में। अच्छा। हाँ जी। हाँ। तो वहाँ पे सुरा मतलब शराब, हाँ। और सुंदरी मतलब बार गर्ल वगैरह डांस कर रही थी। बड़ा प्रसन्न, पूरा दिन पता ही नहीं लगा कैसे निकल गया। अगले दिन उसको स्वर्ग में लेके गए। स्वर्ग में देखा बहुत ही शांत वातावरण, सात्विक वातावरण, चारों तरफ सुगंधित फैली हुई है, फूल ही फूल, इतना सुंदर वातावरण। लेकिन उसको तो वहाँ दिन ही नहीं कटा, क्योंकि ऐसे समय में रहने की आदत ही नहीं थी। इस तरह के वातावरण में लोग भी कम थे। तो अगले दिन पूछा गया, यमराज ने कहा बताइए कहाँ जाना है? तो उसने कहा मुझे तो नरक में ही भेज दो, वहाँ मेरे साथी संगी तो हैं कम से कम। अच्छा। ये नहीं बताया मन में जो स्वार्थ छुपा हुआ था, वहाँ पे तो सुरा सुंदरी भी है। जी जी जी। तो अब जब उसको नरक में लेके गए, उसको धक्का दे दिया गया नरक के अंदर, जाओ भाई रहो नरक में। तो वहाँ देखा अचानक ही वहाँ तो वातावरण ही बदल गया। सब जगह चीख चिल्ला रहे हैं लोग, उनको यातनाएं दी जा रही हैं और बड़ा गंदा वातावरण है। कहते ये सब क्या? तब अब यम ने कहा जी। तब नेता ने कहा ना मुझे आपने धोखा दिया, दिखाया कुछ और अब कुछ और है। भेद कुछ और है, दिखाया कुछ और है। हाँ। तो देखा आज यमलोक में मैंने वही दर्पण तुझे दिखाया, धोखा का खाया। ये सूत्रधार जो है यमलोक में यमराज है। हाँ जी जी। तो वो बता रहे हैं कि मैंने तुझे दर्पण दिखाया है, धोखा का खाया, जो बोया वही फल पाया। अब सूत्रधार अंत में इसकी हम मोरल क्या है, शिक्षा वो देते हैं। शास्त्रों में नैतिक प्रसंगों में यथार्थ के धरातल पर हम सीखते हैं सच का पाठ। हमें सच का पाठ ही सिखाते हैं, झूठ तो सिखाया ही नहीं जाता। पर आवाज अंतर्मन की कुचलते हुए, अंतर्मन हमेशा आपको सही रास्ता दिखाती है। जीने लगते हैं झूठ फरेब की दुनिया में, अब भी संभले तो स्वर्ग पालें,
सुबह की भूल को सांझ में सुधार लें। क्या बात है। तो आप जो लघु नाटक लिखते हैं या नुक्कड़ नाटक बच्चों के लिए बच्चों से करवाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप एक लेखिका भी हैं, एक अध्यापिका भी हैं, चेयरपर्सन है स्कूल की, तो आप मॉरल जिससे शिक्षा मिले बच्चों को, वो चीज़ें आपके नाटक का हिस्सा ज़्यादातर रहते हाँ जी, होंगे। हाँ और जी। कौन कौन से नाटक लिखे फिर आपने बच्चों के लिए इस विषय पे? देखिए, एक मैंने ना टीवी का नशा लिखा था, जैसे आजकल मोबाइल का है, टीवी जी। का है। हाँ हाँ। तो ये नशा तो ये जो टीवी का तो चलो थोड़ा कम भी कर लो, अब लेकिन मोबाइल मोबाइल का, का तो बहुत बच्चों की नज़र को भी हाँ, काफ़ी नज़र लग गई है। असल में जो टीवी का नशा मैंने लिखा था तब मोबाइल का उतना चलन नहीं था। ये जो मोबाइल का नशा है वो कोरोना के बाद ज़्यादा आया, क्योंकि उस समय जब ऑनलाइन क्लासेस हुई तब ज़्यादा बच्चों में ये छोटे लगा। छोटे बच्चों को मोबाइल हाँ दिए जी, गए। जिनके घर में नहीं थे उन्होंने भी स्मार्टफोन खरीदे। जी। तो उसके ऊपर, उससे पहले मैंने इसका ही लिखा था, टेलीविज़न का। जी। तो उसमें यही दिखाया गया है, हमने उस नाटक में ये दिखाया था कि कैसे जो घर में रहने वाली स्त्रियां हैं, गृहिणियां, मैं उनको गलत नहीं कहती, लेकिन कुछ चीज़ों में जो बच्चों को संस्कार देने चाहिए, उस समय वो बच्चों को पढ़ाने की जगह सीरियल देखती हैं और बच्चों से कहती हैं पढ़ो। तो बच्चे कहते हैं देखो, खुद देखें टीवी और हमें कहते हैं पढ़ो। बिल्कुल। तो उसी पर ही हमने जो है ना थोड़ा सा लास्ट में जो हम लिखा है जी। उसका, रोग ग्रसित मानवता को है, रोग ग्रसित मानवता को है आज जरूरत प्यार की। मतलब बच्चे जो हैं वो प्यार के बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत है। तन से ज़्यादा आवश्यकता है मन के भी उपचार की। क्या बात है, वाह। तन मन दोनों स्वच्छ स्वस्थ हों, तन मन दोनों स्वच्छ स्वस्थ हों तभी बात बन सकती है। अंतर की प्रफुल्लता ही तो, अंतर की प्रफुल्लता ही तो अधरों पर आ खिलती है। आओ मिलकर सृजन करें हम, आओ मिलकर सृजन करें हम ऐसे भारत देश का, जहाँ हो बचपन चंचल भोला, हर प्राणी हो स्वार्थ रहित, जीवन का हर लक्ष्य हो ऐसा जिससे देश महान बने। क्या बात है। और इसके अलावा और क्या विषय रहते हैं? ये रहा एक गौ माता की सेवा करने के ऊपर था, वो कहानी है, हाँ, पर्यावरण, वो अच्छा, कहानी है। कहानियाँ हैं, तो कहानियों का भी मंचन आप बच्चों से करवाते हैं स्कूल में? नहीं, कहानियों का मंचन नहीं कराते हैं, कहानियाँ तो मेरी छपती हैं। जी जी। हाँ जी, मंचन तो हमारे नाटकों का ही होता है। जी जी। और आप जितनी बारीकी से, मुझे लगता है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे के भाव को समझ लेती है, चेहरा देख कर कि वो कितना उदास है, कितना खुश है, मन में क्या चल रहा है, बच्चे के चेहरे देख के माँ तुरंत पूछ लेती कि क्या बात है बेटा, क्या सोच रहे हो। बच्चा झूठ भी बोलेगा, नहीं नहीं बेटा तुम कुछ और ही सोच रहे हो, तुम बता नहीं रहे हो। तो मुझे लगता है वैसे ही आप बतौर टीचर, अध्यापिका, प्रिंसिपल, आप बच्चों को बहुत बारीकी से मनन चिंतन कर लेते होंगे। तो आपके पास आपके स्कूल कब से है और आपके हाथों से कुछ बच्चों ने मार भी खाई होगी और आज वो कुछ बने भी होंगे? हाँ जी, मेरे स्कूल के बहुत बच्चे जो मेरा पहले ये तो मार भी देखिए, देते थे बच्चों को, चांटा वगैरह एक वैसे मैंने कम ही मारा है। हाँ, हमारे लेकिन स्कूल पहले में लगा मारने की, देते थे। पहले तो हाँ, हमारे ज़माने में या हमारे फादर साहब के ज़माने में तो टीचर्स पतली सी डंडी रखते थे और बच्चों को उससे लगाते थे, गिन गिन के मारते थे, तो इस तरह से सज़ा देते थे। लेकिन अब तो बच्चों का हाथ लगाना वो वैसे तो खैर ही कानूनी जुल्म भी अपराध हो गया है, हाँ। अपराध हो गया है। तो लेकिन आपके द्वारा पढ़े गए बच्चे कुछ न कुछ तो ज़रूर होंगे। तो हाँ जी, कोई ऐसे हैं जो मिलते हैं बच्चे बड़े होकर? बिल्कुल। मुझे इस बात को बताते हुए खुशी होती है कि मेरे स्कूल का सबसे पहला बच्चा आज डॉक्टर है चंडीगढ़ में, जी प्रतिभा, डॉक्टर प्रतिभा। जी और अभी एक बच्चा जो है कानपुर में एमएस कर रहा है, जी डॉक्टर अनिरुद्ध। जी। और बहुत से बच्चे जो हैं सीओ हो गए हैं, कंपनीज में सीईओ हैं, कुछ जो है सीए हैं, जो भी मेरे से मिलने आए थे गुड़गांव से। और गुड़गांव में ही मेरी ही एक स्टूडेंट ने अपनी एक ब्रांड स्टार्ट किया है फैशन का, जी सात्विकी। जी। और दो बच्चे मेरे ऐसे हैं अहमदाबाद में, शिखर और पलक। वो आज एक तो बच्चा जो है साइंटिस्ट है और दूसरी लड़की जो है वो उसने आईटी के अंदर ही इंजीनियरिंग करी है जी। और एक मुझे बहुत खुशी हुई थी, बहुत पहले मेरे पास बेंगलोर से फ़ोन आया, जी। मेरा बच्चा जो है
कहते हैं मैम मैं आपका फ़ोन ढूंढ रहा था कि फ़ोन कहीं मिल जाए। बाई चांस मैंने अपनी लैंडलाइन भी आज तक नहीं कटवाई, तो उन्होंने वो ढूंढ के रिपोर्ट कार्ड में मुझे फ़ोन किया अच्छा, कि पूरे बेंगलोर में उस लड़की ने टॉप किया है। क्या बात है। तो वो मेरे लिए भी बड़ा प्लेजेंट मोमेंट था, कोई इस तरह से अपनी बातें शेयर करता है। तो इस तरह से कुछ बच्चे जो है, अब देखिए जो हमारे प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे उन सबके बच्चे हमारे पास पढ़ के गए हैं, चाहे वो एसडीएम हो, आजकल वो डीसी हैं सोलन में, और डीएसपी साहब हैं जो अब एसपी हैं, जज साहब हैं। तो अब आपको लगता होगा कि पूरा साम्राज्य है आपका आपके हाथों से पले पले पढ़े, मतलब पलना बिल्कुल। पढ़ना, मतलब कि आपकी देख फाउंडेशन रेख तो हम में कह सकते हैं फाउंडेशन। हमने ही डाली है। सही बात है, बहुत खुद में ही अपने आप में गर्व की बात है, गौरव की बात है। बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत खुशी की बात है, आपने बिल्कुल सही प्रोफेशन चुना है। और बड़े गर्व और गौरव की बात है कि आज आपके स्कूल से गए हुए बच्चे कहीं भी जाके अपनी परवाज़ भर रहे हो, लेकिन आपको याद करते हैं, कॉल करते हैं, बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। जी, और दूसरी बात, आप कविताओं की बात करी, नाटकों की बात करी, कहानी पे थोड़ी बात कर लेते हैं। आपने कहानियाँ भी लिखी हैं, तो एक कहानी है जिस पर आप कुछ बात करना चाह रहे थे, जी वो क्या है? हकीकत। जी, हकीकत में क्या है? हकीकत में ये एक मनोविज्ञान पर ही लिखी है मैंने कहानी, जिसमें बच्चा जो है, वैसे तो हर किसी की इच्छा होती है काश मैं इसके मन की बात जान पाता। मेरा आधार वही है सोच का। तो उसमें बच्चा जो है वो ये सोचता है एक दिन रात को सोते सोते कि काश मुझे जो है सबकी मन की बात पता लगती, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो जब वो सुबह है ना उसकी मम्मी उठाती हैं कि उठो भाई, इतनी देर हो गई है, पापा भी ऑफिस जाने लगे। तो कहते हैं ये उठे तो मेरा भी काम निपटे, सारा दिन बिस्तर में ही पड़ा रहता है, कोई काम धाम तो करता नहीं। और इतने में उसने नमस्ते की उठ करके अपनी मम्मी को, फिर अपने पापा के पास गया, पापा को नमस्ते की, तो पापा कहते हैं आ गया उठ करके चार पाइयाँ तोड़ करके, काम का ना काज का, ढाई मन अनाज का। अपने मन में उन्होंने सोचा, उसको कहा ठीक है खुश रहो, कुछ काम भी कर लिया करो। तो उसको बड़ा बुरा लगा, उसने फटाफट तैयार हुआ, मम्मी आज मैं नहीं खाना खा रहा, मैं बाद में आके करूँगा, अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहा हूँ। वो फ्रेंड के जाता है, तो फ्रेंड जो है ना उसको देख करके मनी मन उसको गुस्सा आता है कि आ गया टाइम मेरा बर्बाद करने के लिए, खुद तो कुछ काम है नहीं, मेरे को तो काम करना है। कहता है यार बहुत अच्छा हुआ, मैं तेरे को याद कर रहा था, लेकिन यार मुझे है ना कहीं जाना है, अभी मैं तुम्हारे पास नहीं टाइम दे सकता, शाम को मिलते हैं हम। लेकिन वो फटाफट कहता ठीक है यार, क्योंकि उसने उसके मन की बात जान ली कि वो ऐसा सोच रहा है। तो वो पार्क में चला गया। तो जैसे वो पार्क में गया, अचानक कि उसकी मम्मी जोर जोर से उठा रही है कि उठ जा बेटा उठ जा। तो वो एकदम अचकचा के उठता है कि अच्छा ये तो मैं सपना देख रहा था। कहता अच्छा हुआ भगवान जो तुमने मुझे ये वरदान नहीं दिया मेरे मानने पर भी, तो मुझे बहुत अच्छा रहा कि आपने नहीं दिया। तो यानी कि हमें ना दूसरों के मन की बात नहीं जाननी चाहिए। फिर उसने अपने आप को पढ़ाई के अंदर झोंक दिया। वो बच्चा खूब पढ़ा लिखा, फिर वो कालांतर में रेलवे स्टेशन पे एक अच्छे उच्च अधिकारी पर विराजमान हुआ। मनोवैज्ञानिक स्तर से जुड़ी हुई कहानियां हैं, बच्चों में उनका जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, उद्देश्यपूर्ण जीवन दर्शन उनके सामने आप अपनी कहानियों के माध्यम से रखते हैं। ये एक मुझे लगता है कि अपना कर्तव्य जो है आप बहुत अच्छे से निभा रही हैं बतौर शिक्षिका के। लेकिन इसके अलावा आप स्कूल भी संभालती हैं, चेयरपर्सन हैं, घर परिवार, आप दादी भी हैं और एक अच्छी सास भी है, नानी भी है। सभी चीज़ों को संभालते हुए जब आप कुछ लिखती हैं तो किस वक्त लिखती हैं? ऐसा नहीं है कि समय तो बहुत होता है, सिर्फ मैनेज करने की बात होती है। और आपको कितना सपोर्ट मिलता है घर परिवार से लिखने में? पूरा मिलता है। क्या बात है। तो फिर हम चलते चलते एक दो और कविताएं आपसे सुन लेते हैं। सुमति जी, जी स्वागत है। मैं एक तो मैंने व्यंग लिखा था, मैं आपको सुनाती हूँ। बुरा ना मानो होली है, अब होली भी आ रही है। जी जी स्वागत है। बुरा ना मानो होली है। तो दोस्तों देखिए, बुरा ना मानो होली है, क्योंकि सुमति जी सुनाने वाली एक खूबसूरत रंगोली है जी। कुछ दिन पहले किसी ने पूछा, अच्छा, कुछ दिन पहले किसी ने पूछा कब है होली? हमने कहा हर पल रंग बदलती है दुनिया। क्या बात है। हमने कहा हर पल रंग बदलती है दुनिया, और आप पूछते हैं कब है होली? आईना तो दिखाओ किसी को,
आईना तो दिखाओ किसी को तो क्रोध का लाल रंग देख लो। क्या बात है, वाह। गलती से पकड़ी जाए जो चोरी हाँ, तो घबराहट का रंग पीला देख लो। क्या बात है, वाह वाह। सरेआम जनता से झूठ बोलते हैं जो, हाँ, सरेआम जनता से झूठ बोलते हैं जो, उनके रंग खून का रंग सफेद देख लो। क्या बात है, वाह। फिर पूछते हैं आप कब है जो होली जनाब, फिर आप पूछते हैं कब है होली जनाब। गिरगिट तो यूं ही बदनाम है जनाब, क्या बात है। गिरगिट तो यूं ही बदनाम है जनाब साहब। हर पल रिश्तों के बदलते रंग देख लो। लाल गुलाबी नीले पीले रंगों को का क्या है जनाब, लाल गुलाबी नीले पीले रंगों का क्या है जनाब, ये तो बनाए इंसान नहीं है। हर रंग दिख जाता है सफेद पोश अपराधी की जब खुलती है पोल। क्या बात है, हर रंग दिख जाता है। हर रंग दिख जाता है सफेद पोश अपराधी की जब खुल जाती है पोल। भारी पड़ता है सब रंगों पर, भारी पड़ता है तब सब रंगों पर उसका काला रंग। फिर पूछते हैं आप होली कब है जनाब। क्या बात है। दंगों की होली, राष्ट्रीय संपत्ति की जलती होली, आय हाय हाय। बच्चों के भविष्य को लीलती पाश्चात्य की होली। अब तो होली के नाम से जैसे लगने लगा है डर। क्या बात है। अब शाहीन बाग में व्यस्त है टुकड़े टुकड़े गैंड, तब लिखी थी जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट था। तो बेचारी होली की अस्मत बच गई, शिप पर दूध की दुहाई बच गई। अब मत पूछना जनाब होली कब है जनाब, अब मत पूछना आप होली कब है जनाब। बहुत खूब, आपने तो पूरा का पूरा मंजर जो है बांध दिया है कविताओं में, शब्दों में और बाकी। और हमारे दर्शकों को ये भी पता चल गया कि सफ़ेद रंग कब होता है, पीला रंग कब होता है ना। तो ये भी आपने बहुत अच्छे से बताया। जब घबराहट होती है तो पीला चेहरा पड़ जाता है, बिल्कुल। और बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलते हैं तो सफ़ेद मुंह हो जाता है। बिल्कुल। और एक और चेहरा कौन सा था, लाल रंग का, क्रोध में आईना जब दिखाया जाता है। हाँ, जब गुस्सा आता है तो लाल चेहरा हो जाता है। तो कितने रंग है, लाल रंग है, पीला रंग है, सफेद रंग है, काला रंग तो है ही, काला रंग तो है ही, काले दिल वालों अपराधियों का। जी हाँ, एक कविता और चलते चलते जी, बहुत एक है कि क्या दिखावा है और क्या पछतावा। इसमें मैंने थोड़ा भाषा को लिया है, जो आजकल भाषा के पीछे हम पड़े रहते हैं, अंग्रेजी 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 जी, तो उसको थोड़ा सा लिखा दिया है। पर लेकिन एक बात तो बताइए, जब हम भाषा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जिसको ज़्यादा अंग्रेज़ी आती है, ज़्यादा इंग्लिश आती है, तो फिर भी हमारे समाज में यही समझा जाता है कि वाह बहुत अच्छी इंग्लिश है, जिसको बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है। मतलब जॉब प्रोफाइल के लिए अंग्रेज़ी आना ठीक है, लेकिन अपनी हिंदी भाषा, अपनी संस्कृत से जुड़ाव, अपनी मातृभाषा, अपनी राजकीय भाषा का ज्ञान होना भी तो उतना ही ज़रूरी है। आत्मा की भाषा होती है अपनी आंचलिकता की भाषा। तो इसी को मैंने पंजाबी कहीं भी चला जाए वो पंजाबी बोलना नहीं छोड़ेगा, चाहे उसको कितनी अंग्रेजी आती हो। उसने प्रोफेशन में जॉब स्लैंग में तो आई गई, चाहे वो इंग्लिश में बोलेगा। वो घर से बाहर कितने भी अंग्रेजी बोले, लेकिन घर आते उसने कहना है कि मैनू पानी ला दो। जी, जो दिखता है वो बुलावा है और जो दिखाता है वो छलावा है। जो दिखता है वो बुलावा है, जो दिखाता है वो छलावा है। सामने वाला बहुत सुखी है, ये छलावा है। बहुत ध्यान से शब्दों पर ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान है, बिल्कुल। मेरी ही पीड़ा सिर्फ पीड़ा है, मेरी ही पीड़ा सिर्फ पीड़ा है, ये बुलावा है। भाषा को ज्ञान का पर्याय मानना, भाषा को ज्ञान का पर्याय मानना बुलावा है, और भाषा को साध्य मान लेना ये छलावा है। ये तेरा है बुलावा है, यह मेरा है छलावा है। मौत बुलावा है तो जिंदगी छलावा है। क्यों झूलते रहते हैं हम इस बुलावे और छलावे के बीच? क्यों भुला दिया हमने गीता के उस कर्म ज्ञान को? क्यों भुला दिया हमने गीता के उस कर्म ज्ञान को? याद रखा सिर्फ अधिकार को। सुख की परिभाषा भुलाकर हम मृग मरीचिका सा सुख तलाशते रहे बाहर ही हम, जबकि वह तो अंदर ही था स्वयं हमारे, जबकि वह तो अंदर ही था स्वयं हमारे। और सुख पाने की अभिलाषा में के बुलावे में, और सुख पाने की अभिलाषा के बुलावे में दुख को गले लगाते रहे हम। आओ अब उठे हम, संकल्प यह ले हम, अपने परंपरा रूपी मिट्टी से जुड़े रहेंगे हम। क्या बात है। अपनी भारतीयता के अस्तित्व को बनाकर रखेंगे हम। क्या बात है। और यकीनन रखेंगे जब
सुमति जी, जब आप जैसे अध्यापिका हों, शिक्षिका हों, तो वहाँ पे ये संभव है, मेरा ऐसा मानना है। और कला, संस्कृति, संस्कार और संस्कृत तमाम चीज़ों को बड़ी बखूबी आप संभाल के चल रही हैं, और बच्चों में इनका जो है बहुत विकास हो रहा है आपके माध्यम से, और समाज को आप एक नई दिशा दे रही हैं बच्चों का भविष्य निर्माण में। आप स्टूडियो में आए, बहुत सारी बातें करी, कविताएं सुनाई, जीवन के अनुभव साझे किए, बहुत से किस्से सुनाए, नाटकों की बात करी, और जो आपने लघु नाटक बच्चों के लिए लिखे कुछ, उन पर भी हमने बात करी। कीमती समय निकाला आपने जस्ट टीवी के प्रांगण में आकर। आपका हम जस्ट टीवी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जस्ट टीवी का भी बहुत बहुत आभार, जी। और आपका आभार, आपने इतनी सहजता से सब जी। कुछ पूछा। जी, एक सहज व्यक्तित्व जो सामने हो तो सहजता आ ही जाती है। और दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हुई सुमति मैडम से, और बहुत सारी बातें जानी, समझी, सीखी, और बहुत कुछ आपने देखा कि जो हौसले के साथ चलते हैं, कहते हैं ना, मैं भी दरिया हूँ, मुझे अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ऐसी हस्ती हो तो फिर रास्ते खुद ब खुद निकलते हैं। और मुझे यकीन है आपको आज की मुलाकात बहुत अच्छी लगी होगी, और जल्द ही आएंगे फिर एक और मुलाकात लेकर दस्तक में। लेकिन किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिए info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार देते रहें, सुझाव देते रहें। और अब मुझे और सुमति जी को, यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।